गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं में इतिहास का अध्ययन करेंगे। इतिहास में जो आपका अध्याय चल रहा था वो उसका 6.3 और 6.3.1 मतलब इसका भाग 3 अध्ययन करेंगे हम लोग, जिसमें 6.3 में आपका पहला वाला देखोगे, इसमें आपका पहला वैज्ञानिक क्रांति है और 6.3.1 में समुद्री यात्रा एवं भौगोलिक खोज, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आपने जो रेनेसा के बारे में पढ़ा था, रेनेसा का पुनर्जागरण, वो क्या चीज़ था, उसी में आपका यहाँ पर है वैज्ञानिक क्रांति। क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने साहित्य के बारे में पढ़ा और अब इसके बाद चित्रकला के बारे में पढ़ा, वास्तुकला के बारे में पढ़ा। अब हम लोग इसमें वैज्ञानिक क्रांति के बारे में पढ़ेंगे कि वैज्ञानिक लोग किस प्रकार से हर एक चीज़ में नए नए आविष्कार करके जो सही चीज़ था उसको सामने लाकर उन्होंने रखा था। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले तो वैज्ञानिक क्रांति, उस समय इस्लामी धर्म का सबसे ज़्यादा वर्चस्व चल रहा था और इस्लामी धर्म के चलते चलते यहाँ पर यूरोप में खास करके ईसाई धर्म का भी मतलब पोप का सबसे ज़्यादा वर्चस्व था। इसमें उन लोगों का कहना ये था कि ईश्वर सत्य है और सत्य के आधार पर ही हम ईश्वर को मानते हैं और उसी के आधार पर हमको चलना चाहिए। और इसी के आधार पर देखेंगे, इसमें वैज्ञानिक क्रांति के अंतर्गत आपको बताया है कि मध्यकालीन यूरोप, इस्लामी देश तथा इसमें महत्व में ईश्वर का व्यापक प्रभाव था। ईश्वरीय रूप का सबसे व्यापक प्रभाव माना जाता था और इसमें देखता था ईश्वरवादी लोगों का यह कहना था कि यहाँ पर जो ईश्वर में अधिक अंतिम सत्य है, ईश्वर ही अंतिम सत्य है और शक्तिशाली और सर्वशक्तिमान है और ईश्वर को ही उन लोग सर्वश्रेष्ठ मानते थे। और उनका ये कहना होता था कि ईश्वर के आधार पर, क्योंकि उस समय पोप में ईसाई धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार चल रहा था, तो पोप को सबसे ज़्यादा अधिकार मिला हुआ था और पोप को अधिकार मिलने के कारण से उनका कहना ये था कि हम दुनिया में जब आए हैं तो हम अपने ऐश और आराम के लिए प्रार्थना ना करें, बल्कि क्या करें, ईश्वर प्राप्ति के लिए। जब हम मरेंगे तो हम मरने के बाद जो हमको स्वर्ग प्राप्त होगा, तो वहाँ पर हमको स्वर्ग प्राप्ति के लिए मतलब मोक्ष के लिए हमको प्रार्थना करना है। इस प्रकार से उनका कहना था। और जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उस पर ध्यान न देकर हम ईश्वरीय रूप से हम परलोक में जो स्वर्ग की प्राप्ति होगी उसके लिए इन्होंने सबसे ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित किया था। और उसके बाद यहाँ पर जब वैज्ञानिक क्रांति आया तो वैज्ञानिकों का कहना ये था कि वैज्ञानिक में सबसे पहले देखेंगे कॉपरनिक्स ने ये सबसे पहले तो इसमें अरस्तु ने जब बताया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह जो हैं वो पृथ्वी हम जहाँ पर रहते हैं वो केंद्रीय है और केंद्रीय होने के आधार पर पृथ्वी स्थिर है और पृथ्वी के चारों ओर अन्य जो ग्रह हैं, चंद्रमा है और अन्य ग्रह हैं, वे लोग सारे लोग चक्कर लगाते हैं। किंतु जब गैलीलियो यहाँ पर जब कॉपरनिक्स आए और उन्होंने बारीकी से जब अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि पृथ्वी केंद्रमान नहीं है बल्कि सूर्य है केंद्र और उसके चारों ओर सारे ग्रह हैं, जो चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे बुध हो, शुक्र हो, शनि हो, चंद्रमा हो और अन्य तारेगण हैं, ये इन लोग क्या करते हैं, उनका चक्कर लगाते हैं। तो इसमें बहुत सारी जो उस समय जो रूढ़िवादी लोग थे उन लोग इसका सबसे ज़्यादा विरोध किया उन्होंने कि पृथ्वी स्थिर है और पृथ्वी स्थिर है करके ही हम लोग भी इस पृथ्वी में है तो स्थिर हैं, अन्यथा अगर पृथ्वी घूमती तो क्या होता कि हम लोग भी घूमते उसमें। इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया था। किंतु उस समय सबसे ज़्यादा पोप का वर्चस्व था, इसलिए इस चीज़ को मानने से लोगों ने इनकार कर दिया और मानने से इनकार करने के बाद फिर वो जब कॉपरनिक्स ने इसका जो
आविष्कार था या फिर इस पर जो खोज जारी था वो गोपनीय रूप से रखने लगे कि हाँ, गोपनीय रूप से रखकर उन्होंने धीरे धीरे उन्होंने हर एक चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त किया। इसमें सबसे ज़्यादा हमको ये देखने को मिला कि जो लोग समुद्री यात्राएं करते थे, समुद्री यात्रा करने के साथ साथ उन लोगों का सबसे बड़ा चीज़ ये होता था कि वो समुद्र में रहते थे तो उनको दिशा का ज्ञान कैसे होता था, वे रास्ता कैसे खोजते थे। तो इसमें उन लोगों ने सबसे पहले तो तारा और ग्रहों के कारण उन लोगों ने दिशा का ज्ञान किया और तारा और ग्रह के कारण से ही उन लोग समुद्री यात्रा करने में सफल होते थे। भारत और चीन के बाद यहाँ पर जो यात्राएं हुई, भारत और चीन में, जैसे यूरोप से जो नाविक आया था वास्को डी गामा, जिन्होंने भारत और यूरोप के बीच में नए समुद्री मार्ग की खोज की, तो उसमें भी इसमें उन्होंने ये बताया कि हम तारे और ग्रहों की गणना करके ही हम समुद्र में सही रास्ता में चल सकते हैं, अन्यथा हमारे पास कोई साधन नहीं है। उस समय एक और चीज़ था कि तारों और ग्रहों के साथ साथ उनमें चुंबकीय जो 2 दिक्सूचक यंत्र थे, वो उसके माध्यम से भी इन लोग समुद्री यात्रा करने में सफल होते थे। इसमें उस समय जो यूरोप में और चीन में छापे खाने का, बारूद का आविष्कार हुआ, छापे खाने का आविष्कार हुआ, और जो चुंबकीय तत्व था, जो चुंबकीय चीज़ों से जो वस्तुएं बनाई जाती थी, उसका आविष्कार चीन ने किया था। और उसके आधार पर इन लोगों ने कई सारी चीज़ों का निर्माण किया। और उसके बाद इन लोगों ने जो चुंबकीय के आधार पर जो दिक्सूचक यंत्र का आविष्कार किया था, वो दिक्सूचक यंत्र समुद्र यात्रा करने में सबसे ज़्यादा इनकी मदद करते थे। और फिर जब बारूद का आविष्कार हुआ तो उस समय युद्ध बहुत अधिक मात्रा में हुआ करते थे, तो उसमें तोप है उसका उपयोग किया जाता था। इसमें तोप में जो ज्यामिति का जो नियम था उसका उपयोग करें इन्होंने कि किस कोण में अगर हम बटन दबाएंगे तो वो बारूद कितनी दूर तक जा सकेगा। इस चीज़ का उन लोगों ने भी प्रयास किया था कि उसका आविष्कार किया। और तोप को क्योंकि देखेंगे चीन में बारूद का आविष्कार हुआ था। चीन में उसको अग्नि औषधि के नाम से जानते हैं, क्योंकि चीन में उस समय अपने राज्य का विस्तार करने के लिए हर एक क्षेत्र, हर एक साम्राज्य एक देश से दूसरे देश में युद्ध करते थे और युद्ध करके अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। उसी समय चीन ने बारूद का आविष्कार किया और इसे हम अग्नि औषधि के नाम से जानते हैं। ये अग्नि औषधि में सबसे ज़्यादा जो बारूद का उपयोग होता था तोप के लिए होता था। जो युद्ध में तोप के माध्यम से कई बड़ी सेना को वहाँ पर परास्त कर सकते थे, उसका तोप का उपयोग करके उन लोग करते थे। तो इसमें जो उसका उपयोग किया गया था वो था ज्यामिति के आधार पर तोप में वो बारूद का गोला लगाया जाता था और उसमें ये चीज़ देखा जाता था कि कितने कोण में अगर हम उसको दबाते हैं तो वो बारूद का गोला कितनी दूरी तक जा सकता है। ये चीज़ एक यहाँ पर आविष्कार हुआ था। फिर धीरे धीरे इसमें आपको बताया गया था कि उस समय फिर जो गैलीलियो आए, कोपरनिक्स के बाद जब गैलीलियो आए यहाँ पर, तो गैलीलियो ने भी पहले तो कोपरनिक्स के विस्तार में एक दिन काफ़ी क्रांतिकारी का दिन था उस समय, और यह मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। जो लोग थे वो कोपरनिक्स का जो उदाहरण दिया था, वो कोपरनिक्स ने जो आविष्कार किया था उसको मानने के लिए उन लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। और पृथ्वी जो कि हमें विश्व में इसमें लगाते हैं, उसी के आधार पर इसमें देखोगे यह वास्तव में सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी जो गैलीलियो ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था, कोपरनिक्स ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, ना कि सूर्य पृथ्वी का परिक्रमा करता है।
यहाँ पर सूर्य का केंद्र माना जाता है कि हाँ, सूर्य केंद्रित है, एक जगह स्थिर है, बाकी अन्य ग्रह हैं जो उसका चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इस बात को सिद्ध करने के लिए उस समय गैलीलियो नामक एक वैज्ञानिक आए थे, जिन्होंने ये चीज़ को सिद्ध करके बताया कि यहाँ पर पृथ्वी स्थिर है, बल्कि अन्य जो ग्रह हैं वे लोग क्या हैं, गतिमान हैं। और गतिमान होने के कारण से ये लोग क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उस समय जब कोपरनिकस के पहले अरस्तु ने ये भी बताया था कि पृथ्वी सपाट है, सपाट तो नहीं है पृथ्वी, लेकिन उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी सपाट है और ये पृथ्वी सूर्य और अन्य ग्रह तारे उनका चक्कर लगाते हैं लंबवत रूप में। लेकिन यहाँ पर सारे सिद्धांत गलत हो गए थे, और उन्होंने जब गैलीलियो ने जब यहाँ पर आविष्कार किया तो और उसको सिद्ध करके ये बताया कि यहाँ पर सूर्य जो है वो केंद्रमान है, और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह और नक्षत्र जो हैं वो लोग सूर्य की परिक्रमा करते हैं गोलकार में। उसी समय फ्लोरेंस एक वैज्ञानिक आए थे, जिन्होंने बताया कि वे गोलाकार में सूर्य की परिक्रमा नहीं करते, बल्कि वे लोग क्या करते हैं, अंडाकार में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ताकि इससे ये सिद्ध हो जाता है। जैसे पृथ्वी में हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी जब तक का गोल नहीं घूमेगी, जब तक का पृथ्वी में दिन और रात नहीं होगा। पृथ्वी अपने ही अक्ष में एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है, और 365 दिन जो होते हैं वे पूरे सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में होता है। और उसके बाद यहाँ पर जो 4 दिन और हर महीने के जो 4 दिन बचते हैं, वो फरवरी का 28 दिन होता है, जिस समय जब 4 साल के बाद फरवरी में 4 साल के बाद जो महीना होता है वह 29 का होता है। तो कारण यही है कि यहाँ पर सूर्य स्थिर है, किंतु पृथ्वी 365 दिन पूरा करके इसमें पूरा चक्कर लगाती है, और इसके चक्कर लगाने में ही पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन होता है। आप लोग 7वीं में भी पढ़े होंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष में 23.5 अंश झुकी है, पृथ्वी अपने अक्ष में 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य की पूरी परिक्रमा करती है, जिसके कारण से पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन होते हैं, दिन रात होते हैं, और इसी के कारण से पृथ्वी में जीवन संभव है। तो इन सारी चीज़ों को फ्लोरेंस ने भी साबित किया कि यहाँ पर पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा अंडाकार रूप में लगाते हैं, ताकि इसमें जो ऋतु परिवर्तन होता है, जैसे दिन और रात, ऋतु परिवर्तन में जैसे ठंड का होना, बरसात का होना, गर्मी का पड़ना, ये सारी चीज़ें है ना। हमारे देश में तो खास करके देखेंगे तो यहाँ पर जो ठंड पड़ता है वो कम हो जाता है, किंतु हमारे देश के अलावा अन्य देशों में जहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत अत्यधिक ठंड होता है। और यहाँ पर हमारे यहाँ भारत में 4 ऋतुएं होती हैं, किंतु वहाँ पर खाली 3 ऋतुएं होती हैं, जिसमें ठंड होता है, बरसात का मौसम नहीं होता, वहाँ ठंड में ही पानी गिरता है, और गर्मी होती है, और शरद ऋतु होता है। तो ये 3 ऋतुएं अन्य देशों में होती हैं, किंतु हमारे यहाँ 4 मौसम होते हैं। कारण यही होता है कि पृथ्वी का अपने अक्ष में घूमना, दिन रात का होना होता है, और पृथ्वी का पूरे एक परिक्रमा लगाना सूर्य का, वो ऋतु परिवर्तन का कारण होता है। तो इन सारी चीज़ों को साबित करने के लिए फ्लोरेंस ने भी बहुत सारे आविष्कार किए, और उससे ये साबित हुआ कि यहाँ पर पृथ्वी केंद्रमान नहीं है, बल्कि सूर्य केंद्रमान है, और सूर्य के चारों ओर अन्य ग्रह नक्षत्र तारे चक्कर लगाते हैं। तो इसी को हम लोग वैज्ञानिक क्रांति कहते हैं, कहा गया है, क्योंकि हर एक वैज्ञानिक, अरस्तु से लेकर फ्लोरेंस से लेकर गैलीलियो, कोपरनिकस, जितने भी वैज्ञानिक आए थे, इन लोगों ने नए नए आविष्कार करके ये साबित कर दिया कि यहाँ पर सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिमान है, और उसके साथ साथ वह सूर्य की पूरी परिक्रमा करते हैं, ताकि यहाँ पर जो जीवन संभव होने के लिए जो एक चीज़, वास्तविक चीज़ होना चाहिए, वो चीज़ होती है, ताकि यहाँ पर जीवन संभव हो सके।
ये तो था आपका वैज्ञानिक क्रांति के आधार पर, और उसी के आधार पर देखेंगे समुद्र जो भाग 3 के अंतर्गत आपका है 6.1.3.1 6.3.1 का समुद्री यात्रा एवं भौगोलिक खोज। समुद्री यात्रा और भौगोलिक खोज उस समय जो वैज्ञानिक लोग थे उन लोगों का सबसे प्रमुख उद्देश्य ये होता था कि समुद्री मार्ग के साथ साथ उन लोगों पैसा कमाना चाहते थे। पैसा कमाना मतलब वे समुद्री मार्ग के द्वारा व्यापार करते थे। व्यापार करने के साथ साथ वे लोग समुद्री मार्ग की खोज भी करते थे और उसके साथ साथ अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करते थे। तो इससे उनको सबसे ज़्यादा ये लाभ हुआ कि यहाँ पर उनका एक तो धर्म का प्रचार प्रसार भी हुआ था और उन्हें व्यापार करने का उद्देश्य भी पूरा हो गया था। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या उनके सामने ये आई थी कि भौगोलिक खोज किस प्रकार से कर सकते थे, क्योंकि समुद्र के बीच में जाने से उन लोगों को रास्ता समझ में नहीं आता था, और रास्ता समझ में नहीं आता था उसके लिए उन लोगों ने सबसे सरल उपाय उन लोगों ने तारों की गणना करना, ग्रहों की गणना करने के आधार पर उन लोग समुद्री मार्ग की खोज करते थे। और उस समय जो दिक्सूचक यंत्र आया हुआ था उसके आधार पर लोग समुद्री मार्ग की खोज करके वे एक देश से दूसरे देश, तीसरे देश ऐसे जाकर वे व्यापार भी करते थे। और उस समय यूरोप में ईसाई धर्म का सबसे ज़्यादा बोलबाला प्रचार प्रसार हो रहा था, तो हर एक नाविक ये चाहता था कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करें। तो यहाँ पर उन लोग इसके साथ साथ उन लोग धर्म के साथ साथ इन लोग क्या करते थे, व्यापार के साथ साथ इन लोग धर्म का भी प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया था। और उसी में ये यहाँ पर देखोगे कई लोगों का उद्देश्य यही था कि उन लोग पैसा कमाएं। पैसा कमाएं मतलब उनको आर्थिक लाभ हो। आर्थिक लाभ होने के साथ साथ उन लोगों ने सबसे ज़्यादा तो नए नए समुद्री मार्ग की खोज की, और खोज करने में उनका सबसे प्रमुख उद्देश्य ये था कि वे यूरोप या फिर और अन्य देशों से भारत और चीन के तरफ किस प्रकार से बढ़ा जाए और वहाँ पर जाकर वो लोग व्यापार भी कर सके और अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सके। तो यहाँ पर जो भौगोलिक खोज का आधार था उन लोग का सबसे प्रमुख था कि उन लोग दिक्सूचक यंत्रों के माध्यम से उन लोग को दिशा का ज्ञान हो जाता था, और दिशा का ज्ञान होने के साथ साथ उन लोग जब तारों और ग्रहों की गणना करते थे तो उनको अपने आप वो समुद्री यात्रा में उनको सहायता मिलती थी। और उसी के आधार पर यहाँ पर जो 1498 में वास्को डी गामा जो यूरोप से भारत तक का आकर नए समुद्री मार्ग की खोज किया, इसका प्रमुख कारण यही था। और उसी के आधार पर यहाँ पर देखेंगे जो अमेरिका से लेकर यूरोप तक का खोज किया था कोलंबस ने, वो भी ये सराहनीय है कि वे समुद्री मार्ग के माध्यम से उन लोगों ने भौगोलिक खोज किया। भौगोलिक खोज के आधार पर उन लोगों ने वो नए नए तरीके अपनाकर उन लोगों ने एक देश से दूसरे देश गए और वहाँ पर अपने व्यापार को बढ़ाया, और व्यापार करने के साथ साथ उनका जो आर्थिक लाभ कमाना था वो उद्देश्य भी उनका पूरा हो गया। तो एक चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि जो वैज्ञानिक क्रांति है, अगर वैज्ञानिक लोग अपने खोज को पूरा नहीं करते तो आज भी हम लोग इसी गलत फहमी में रहते कि हम लोग स्थिर, हम लोग केंद्रमान हैं और सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है। किंतु जो वैज्ञानिक क्रांति आई, एक के बाद एक नए नए आविष्कार होते गए, और ये सर्वसिद्धमान हुआ कि यहाँ पर विज्ञान के आधार पर सबसे सत्य बात यह है कि यहाँ पर सूर्य केंद्रमान है और पृथ्वी गतिमान है और अन्य ग्रह भी गतिमान है, जिसके कारण से यहाँ पर दिन रात और ऋतु परिवर्तन हर एक चीज़ संभव हो सका है। और इसी के आधार पर लोगों ने, वैज्ञानिकों ने जब क्रांति किया तो उन लोगों ने जो 365 दिन की गणना की थी, उसके आधार पर लोगों ने 365 दिन में 12 महीने निर्धारित किया था। जैसे हम लोग देखते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 12 महीने होते हैं, 12 महीने में सारे दिन 30 और मतलब एक के बाद एक 30 और 31 का होता है, किंतु जो 28 दिन का फरवरी होता है वो रहता है जब
4 साल के बाद जब ये पूरा होता है तो जो 4 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं उसको उसमें 4-4 घंटा का जो रहता है, 4 घंटा जो बचता है वो 4 घंटे को इसमें 29 दिन में ऐड कर दिया जाता है। तभी फरवरी 4 साल के बाद 29 का होता है, जिसको अगस्त का महीना कहते हैं। तो ये चीज़, सारी चीज़ें वैज्ञानिक क्रांति के संभव हो सका, अन्यथा ये चीज़ हमको आज तक पता नहीं चलता कि क्या सूर्य स्थिर है या पृथ्वी स्थिर है या अन्य तारे ग्रह स्थिर हैं या पृथ्वी गोल है, या फिर ये लोग किस प्रकार से एक चक्कर लगाते हैं, कौन किसका ग्रह है, किसका उपग्रह है, ये आज तक हमको पता नहीं चल पाता। तो वैज्ञानिक क्रांति के कारण से ही ये चीज़ संभव हो सका है, ताकि यहाँ पर हर एक चीज़ के बारे में हमको सही जानकारी मिल सके। तो आप लोग इस पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसमें से जो छोटा छोटा प्रश्न है उसको आप अंडरलाइन कर लेंगे और उसको अपने कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। ठीक है, थैंक यू।